गुड इवनिंग दोस्तों, सोनी आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने क्रॉनिकल का पार्ट 1 करा दिया है, जो जून मंथ की क्रॉनिकल है, और इसका आज आप पार्ट नंबर 2 रहेगा। और इसके बाद में मैं इंडेक्स करा दूंगा 2024 के कंप्लीट, है ना। और जो यूपी पीसीएस और आरओआरओ और यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये हैंड रिटेन नोट है। उसमें से मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मैंने बीच बीच में लिखी हुई थी, उनको निकाल के यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और इससे बाहर अगर कुछ भी क्वेश्चन अगर करंट अफेयर का बनेगा तो इन जो मैंने कराई है करंट अफेयर में जो करा रहा हूँ ना, उससे बाहर जाएगा ही नहीं, है ना। तो एक बार लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी करते रहना है इनको दोस्तों, ताकि मैं और भी वीडियो बनाऊँ अगर व्यू आते हैं तो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बता दीजिए, मैं उनको लिंक सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला टॉपिक है, पहला आपका डाकघर अधिनियम 2023 स्टार्ट हुआ है, ठीक है। डाकघर अधिनियम 2023 को लाया गया है, ठीक है। कब लेके आए हैं इसको? 24 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान की गई थी, ठीक है। किसको? डाकघर अधिनियम को, ठीक है। ये हो गई आपकी जनरल नॉलेज, ठीक है। तो कब हुई थी? 24 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान की गई थी, ठीक है। ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ से क्वेश्चन बनना, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से अधिनियम, ठीक है। अधिनियम ने भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को प्रतिस्थापित कर दिया। मतलब कि जो डाकघर अधिनियम 2023 आया ना, वो किसको प्रतिस्थापित कर रहा है? तो भारतीय डाक अधिनियम 1898 को प्रतिस्थापित करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है ना। फिर आता है आपका सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 आया। इसमें केंद्रीय कार्मिक और लोक शिकायत एवं पेंशन ने सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के नियम बनाए, ठीक है। मतलब इसका मतलब यह है कि जैसे परीक्षाएं कराई जा रही है ना, उनमें जैसे लीक होना, पेपर, है ना, तो उसको क्या करना है, उसको एक कानून के दायरे में लेके आए हैं, जैसे जिसके अंतर्गत अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसको अधिक से सज़ा दिलाई जाएगी। जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं रखी गई हैं? यूपीएससी रखा है, एसएससी रखा है, आरआरबी रखा है, आईबीपीएस है, एनटी है, ठीक है। ये 5 संस्थाएं जो इसके अंतर्गत रखी गई हैं। इस अधिनियम की जो धारा है ना, धारा 9 क्या कहती है? धारा 9 के अनुसार अगर देखें तो इस सभी अपराध संज्ञेय होंगे, ठीक है। मतलब संज्ञेय होंगे, अपराध जघन्य अपराध होंगे, जैसे गैर जमानती होंगे और गैर समन होंगे। उनमें जमानत भी नहीं होगी, समन भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। फिर आता है नेक्स्ट न्यूज़, देखते हैं कि अब 2024 की, ठीक है, 2024 में जो चुनाव हुआ है ना, वो 18वें नंबर की लोकसभा है, और जबकि 2019 में हुई थी वो 17वें नंबर की लोकसभा है। यहाँ से पिछली यूपी पीसीएस में सवाल पूछा गया था, ठीक है, कौन सी लोकसभा चल रही है, और मतलब 13वीं लोकसभा किसकी थी, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है एक भी, तो इसको हमें याद रखना है, ठीक से। फिर आता है आपका चैंडविक हाउस। चैंडविक हाउस में क्या कहता है? तो नेविगेटिंग ऑर्डर हेरिटेज संग्रहालय है, ठीक है, जो शिमला में स्थित है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसके जो महालेख परीक्षक है ना, महालेख परीक्षक है गिरीश चंद्र मुर्मू ने शिमला में इसका उद्घाटन किया था। किसका? चैंडविक हाउस का। अब इसकी इंपॉर्टेंस अगर हिस्ट्री में देखें तो यहाँ गांधी जी 1940 में जो कैबिनेट मिशन हुआ था ना, कैबिनेट मिशन हुआ था, उसके दौरान शिमला आए थे, और जो चैंडविक हाउस में ठहरे थे कौन? गांधी जी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, ठीक है। लेकिन हमने इसको रखा है क्योंकि इसका है हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है आपका, कैबिनेट मिशन से जोड़ रहा है। जो कैबिनेट मिशन 1940 में आया था। दूसरा, चैंडविक हाउस क्या है? अगर पूछ लेता चैंडविक हाउस क्या है और ये स्थित है कहाँ पर, तो आप बता सकते हो शिमला में है, ठीक है। और आपके जो नियंत्रण महालेख परीक्षक है गिरीश चंद्र मुर्मू ने, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है 24 जून 2024 को, और गांधी जी कैबिनेट मिशन के समय यहाँ पर ठहरे हुए थे, ठीक है, रुके थे। अब आता है, अब यहाँ पे एक शब्द आया है, पद आया है आपका, भारत का नियंत्रण महालेख परीक्षक, है ना, किस अनुच्छेद में है? तो 76 में। नियुक्ति किस कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। कार्यकाल कितना होता है नियंत्रण महालेख परीक्षक का? कहकर 6 साल। तो इसका टाइम पीरियड होता है, और 65 साल की इसकी आयु हो जाती है। जो पहले हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग इसको रिटायरमेंट होता है। हटा सकते हैं कैसे? कि एससी का जो न्यायाधीश है ना, उसके प्रक्रिया के अनुसार ही इसको पद से हटा सकते हैं। फिर आता है आपका 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के बारे में देख रहा है, क्योंकि ये चर्चा में रहा था, काफ़ी चर्चा में रहा था जब उस टाइम पे जब प्रोटेम स्पीकर को चुना जाना था, है ना। तो किसको चुना गया? भर्तृहरि महताब बने हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है। अब ये तो पता है सबको कि प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं, तो भर्तृहरि महताब बने हैं, ठीक है। इसके बने 20% चांसेस हैं ये वाला क्वेश्चन पूछे कि जो प्रोटेम स्पीकर है वो कौन बनाए, तो 15 से 20% है कि इसके चांस हो जाए। लेकिन इसके जो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति करता है, तो इसके 40% चांस हो जाते हैं कि ये वाला क्वेश्चन पूछ ले कि जो प्रोटेम स्पीकर है उसकी नियुक्ति कौन करता है। फिर आता है आपका संविधान में स्पष्ट रूप से प्रोटेम स्पीकर का उल्लेख नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका कि जो संविधान है ना, उसमें प्रोटेम स्पीकर का उल्लेख नहीं है। अगर स्टेटमेंट में पूछता है तो ये वाला स्टेटमेंट पूछ सकता है कि संविधान में स्पष्ट रूप से प्रोटेम स्पीकर का उल्लेख दिया गया है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो क्या है? संविधान में स्पष्ट रूप से प्रोटेम स्पीकर का उल्लेख नहीं किया, ये राइट स्टेटमेंट होगा, ठीक है। अगर इसके कार्य पूछ
पूछता है तो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है, ठीक है। ये इसके 10% चांस है कि ये ऐसे क्वेश्चन पूछे। पहला प्रोटेम स्पीकर कौन बना था? जीवी मांगलेकर जी, ठीक है। ये 60% से 60 to 7% है कि यहाँ से ये वाला क्वेश्चन बना सकते हैं। नए अध्यक्ष चुने जाने के बाद प्रोटेम स्पीकर को समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे ही जब इनको शपथ दिलाई जाती है तो वहाँ उनमें से एक स्पीकर को चुना जाता है, जो अध्यक्ष होता है उसको चुनते हैं। फिर उसके अध्यक्ष के चुने जाने के बाद में जो प्रोटेम स्पीकर है उसको पद को समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट न्यूज़ में आता है बदावन, है ना। बदावन पवन के निर्माण को मंजूरी मिली है, ठीक है। पता नहीं है, ठीक है, मतलब पोर्ट है। स्थिति कहाँ है इसकी? महाराष्ट्र के दबाव में स्थित है और ये ग्रीनफील्ड डीप सी पोर्ट होगा, ठीक है। तो बदावन किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्या बताना है? पता नहीं कहाँ का है, मतलब बंदर का है और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है, इतना ही पूछेगा इसमें से। फिर आता है एविएशन इन्फ्लुएंजा क्या है? इसका ये प्रकोप प्रतिक्रिया सिमुलेशन अभ्यास, ठीक है। ये क्या है? एक तरह का क्या है? वायरस है, ठीक है, वायरल है। इसमें इसको बर्ड फ्लू के रूप में जानते हैं, ठीक है। किसको? एवियन इन्फ्लुएंजा को बर्ड फ्लू के रूप में जानते हैं। वायरल संक्रामक संक्रमण है जो मुख्य रूप से जंगली बजने का जो जंगली पक्षी हैं उनको घरेलू मुर्गियों को प्रभावित करता है, मतलब पक्षियों और घरेलू जो मुर्गियाँ हैं उसको प्रभावित करता है। कौन? एवियन इन्फ्लुएंजा, इसको बर्ड फ्लू के रूप में जानते हैं। जो 1996 में पहली बार इसको पहचाना गया था H5N1 वायरस के रूप में इसको पहचाना था, बर्ड फ्लू, जिसको एवियंजा फ्लुएंजा बोलते हैं। उसको कहाँ पे? दक्षिण चीन में, ठीक। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना पूछ सकता है कि एवियन इन्फ्लुएंजा क्या है, तो ये क्या? वायरल संक्रमण क्या है, ठीक है। इतना याद रखो। ये पक्षी और घरेलू मुर्गियों को प्रभावित करता है और 1996 में इसको पहचाना था H1N1 वायरस के रूप में और ये दक्षिण चीन सागर में पाया गया था। फिर आता है आपका प्रेरणा स्थल, ये पूछ सकता है प्रेरणा स्थल कहाँ पे है? तो संसद भवन में नवनिर्मित स्थल है। कौन सा? प्रेरणा स्थल है। तो ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि प्रेरणा स्थल निम्न में से किस जगह पर निर्मित हुआ है या स्थित है? तो संसद भवन में मौजूद है और जो नवनिर्मित बना हुआ है। उपराष्ट्रपति उद्घाटन किया गया, राष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया है किसका? प्रेरणा स्थल का। और इस स्थल पर जो भारत के प्रमुख नेता और स्वतंत्रता सेनानी है ना, उनकी प्रतिमाएं रखी गई हैं, जो पहले कैसे रखी गई थी? अस्त व्यस्त रखी गई थी, तो उनको क्या करा है? इनकी प्रतिमा को रखा गया है। फिर आता है राष्ट्रीय ई पुस्तकालय। राष्ट्रीय ई पुस्तकालय का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा, ठीक है, इस द्वारा इसके राष्ट्रीय ई पुस्तकालय का निर्माण हुआ है। इसमें डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म होगा और ई पुस्तक संस्थागत ढांचा बनाएगा, ठीक है। नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ इसका समझौता हुआ है। फिर आता है नेक्स्ट न्यूज़, इसमें आता है एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है, अभियान चलाया किसने? मोदी द्वारा एक पेड़ माँ के नाम अभियान चला गया। कौन सा? 5 जून को हुआ था और 5 जून को क्या बनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाता है, ठीक है। और इसको संयुक्त महासभा ने 1972 में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया था, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन की संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1972 को 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित कर दिया था, ठीक है। और एक पेड़ माँ के नाम किसका अभियान है? तो पीएम मोदी द्वारा चलाया गया था। कब चलाया था? तो विश्व पर्यावरण दिवस के दिन चलाया था। और विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? तो 5 जून को बनाया जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका कोझिकोड, केरल, ठीक है। तो भारत का पहला यूनेस्को साहित्यिक शहर बना है, ठीक है। ये आपका यूकेपीसीएस में आया हुआ सवाल है। कोझिकोड जो भारत का पहला यूनेस्को द्वारा साहित्य शहर बनाया गया है। फिर आता है आपका श्रीनगर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर घोषित किया गया है, ठीक है। और ये कैसा? 14 नंबर का शहर है जो शिल्प शहर है, ठीक है। तो श्रीनगर को किस में शामिल किया है? तो विश्व शिल्प घोषित किया है, ठीक है। और 4थे नंबर का शहर है कौन? श्रीनगर। फिर आता है आपका राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन में पहली बार, ठीक है, पहली बार राज पर्व का आयोजन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज पर्व कहाँ पे आयोजन किया? तो राष्ट्रपति भवन में किया हुआ है, ठीक है। राष्ट्रपति ने इसमें भाग लिया था। इस अवसर पर रज गीत गाए गए, मयूरभंज छऊ नृत्य हुआ, संबलपुरी नृत्य हुआ, कर्मा नृत्य प्रस्तुत किए गए, ठीक है। पहले दिन में इसको रज कहते हैं, दूसरे दिन में इसको रज या मिथुन संस्कृति कहते हैं, तीसरे दिन में इसको भूमि धन या बासी रज कहते हैं। और समापन होता है, जब समापन होता है तो इसमें वासुमती स्नान या भूमा देवी के स्नान निवास के साथ समाप्त होता है इसका, ठीक है। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। देखो ये इस तरह से मैं इसकी PDF को तैयार करता हूँ और लिखता हूँ, खुद से ही तैयार करता हूँ, इसलिए आप इसको इसमें मैंने कोई भी एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं डाला है जिससे कि टाइम लॉस हो और आपका जो दिमाग है उसको बर्डन में है ना। इसमें स्पेशल नॉलेज है और अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है, जो सारा लैंग्वेज है ना, उसमें मैंने इसको कन्वर्ट करके लिख दिया है। और मैंने इसको पहले पढ़ा है, फिर उसमें से निकाले हैं, फिर उसको लिखा हुआ है। तो प्लीज़ इसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक तो करते रहना दोस्तों। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देखते हैं, जैसा 50वां G7 शिखर सम्मेलन हुआ, ठीक है। कब हुआ है आपका? 13 से 15 जून 2024 में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली के अपुलिया में स्थित फसानो शहर में हुआ है, ठीक है।
50वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इटली अपोलिया के फसाना शहर में हुआ है, बस इतना याद रखना है। ठीक, फिर इसमें दूसरा पॉइंट आपका, मेज़बानी तो इटली कराएगा, ठीक है, इटली के शहर में हो रहा तो मेज़बानी इटली ने ही करी है, तो इसीलिए बात है। फिर इसमें जो भारत के प्रधानमंत्री ने भी इसमें भाग लिया था, मोदी जी ने, और ये इसमें उन्होंने इस दौरान उन्होंने क्या कहा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर क्षेत्र में G7 का जो आउटरीच सेशन है ना, उसको संबोधित सम्मेलन में खास सुरक्षा पोषण के लिए संरचना बाधाओं को दूर करना G7 अपूलिया खाद्य प्रणाली पहल का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो इसमें क्या याद रखना है कि 50वां G7 सम्मेलन का हुआ है तो इटली में हुआ है, इतना याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाएगा, अगर इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनाएगा तो वो UPSC में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं बना सकता। आज ज़्यादा पूछ सकता है तो PM मोदी ने किन टॉपिकों पर बात की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अफ्रीका और भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, और आपका सम्मेलन है, खास सुरक्षा पोषण की संरचना बाधाएं उनको दूर करना है। ठीक है, तो ये इसके मुख्य पॉइंट है जो मोदी जी ने वहाँ पर उठाए थे। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट देखते हैं। अगर G7 के सदस्य देखें, G7 का सदस्य पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी UPSC में भी इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो जो UPPCS है वो भी कहीं ना कहीं उनको फॉलो करता है। तो G7 समूह के सदस्य कौन से हैं आपका? इटली है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है। ठीक है, तो इधर से स्टार्ट करेंगे भूमध्य सागर से, पहले चलेंगे इटली, फिर चलेंगे कनाडा से पहुँचे फ्रांस से पहुँचे जर्मनी से पहुँच जाएंगे आपके जापान से पहुँचाएंगे यूनाइटेड किंगडम से पहुँचेंगे अमेरिका। ठीक है, तो अब इसको हम फिर से स्टार्ट करते हैं, कहाँ पे हमें जाना है। पहले जाएंगे हम इटली, ठीक है, फिर जाएंगे हम जर्मनी, फिर जाएंगे हम फ्रांस, फिर जाएंगे हम कनाडा, फिर जाएंगे हम पहले जाएंगे इटली, फिर जाएंगे आपके जर्मनी, फिर जाएंगे आपका UK, फिर जाएंगे आपके फ्रांस से जाएंगे कनाडा से जाएंगे आपके अमेरिका से जाएंगे जापान। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1975 में हुई है G7 की स्थापना। ठीक है, फिर आता है आपका श्रीलंका में समुद्र बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया गया। ठीक है, किसने किया? राष्ट्रपति रानी विक्रम सिंह ने किया। कहाँ पे? कोलंबो समुद्र बचाव समन्वय केंद्र। ठीक, तो कोलंबो में नौसेना मुख्यालय केंद्र का हमन टोटाको एक उप केंद्र और गले अरब त्रिकोमाली और कल्लारा पॉइंट पेड़ों को मेलिकुलम मानव रहित प्रतिष्ठान शामिल किया है। ठीक है, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? देखो इसमें जगह को इंपॉर्टेंट माना गया है, जैसे हमन टोटा है, ठीक है, किससे रिलेटेड है? श्रीलंका से। अरगुआम्बे कहाँ पे पड़ता है? आपका श्रीलंका में। बड़ी कल्लाऊ कहाँ पड़ता है? श्रीलंका में। श्रिंकोमाली कहाँ पड़ता है? श्रीलंका में। कल्लारा पॉइंट पेड़ कहाँ पे है? श्रीलंका में। मोलिकुलम मानव रहित प्रतिष्ठान शामिल है, ठीक है, तो कहाँ? श्रीलंका में। तो ये यहाँ से पूछेगा ये वाले सवाल, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ से पूछा गया था, ऐसे इस तरह से सवाल पूछे गए थे पहले। ठीक है, फिर आता है आपका, पहले म्यांमार का एक शहर था उसके बारे में पूछ लिया गया था। ठीक है, जो हाईलाइटर रहते हैं ना उनको पूछ लिया था। फिर आता है आपका नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, इसमें इतना कुछ भी नहीं है, बस इसमें जो भारत और बांग्लादेश का जो साझेदार हुआ है एक बार देखते हैं। बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत की यात्रा की, और ये इसमें जब भारत की यात्रा हुई है तो कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। ठीक है, तो उनमें क्या बात हुई? तो भारत ने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए मेडिकल वीज़ा सुविधा प्रवेश शुरू करने का फैसला लिया है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कैसे बन जाएगा? तो किस देश के लिए भारत ने वीज़ा सुविधा शुरू करने का फैसला किया है? ठीक है, तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा? बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश के नागरिकों के लिए वीज़ा सुविधा शुरू करने का फैसला किया है, किसके लिए? मेडिकल के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसको तो भूल के ही मत जाना। तो यहाँ पे क्या याद रखना है कि भारत ने किस देश के लिए वीज़ा सुविधा शुरू की गई है मेडिकल के लिए। ठीक है, तो वो है बांग्लादेश आपका। फिर पूछ लेता है कि बांग्लादेश और दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारी क्या है ना, ये स्टेटमेंट में पूछ लेगा कि जैसे बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र नहीं है, ऐसे पूछा तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो क्या है? बांग्लादेश दक्षिण एशिया का भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। ठीक है, साझेदार है। फिर आता है आपका भारत में एशिया में बांग्लादेश का दूसरा बड़ा व्यापारिक वो कौन है? साझेदार भारत। अगर देखो बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा जो साझेदार है वो भारत है, और भारत का जो सबसे बड़ा जो दक्षिण एशिया में है वो बांग्लादेश ही है। ठीक है, फिर आता है आपका भारत में एशिया बांग्लादेश का सबसे बड़ा कर्तव्य भी है। ठीक है, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन पूछने से ना बस ये तो सिंपल सही पूछेगा वो। फिर आता है आपका भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय फोकल पॉइंट क्या है? ठीक है, भारत और फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय फोकल पॉइंट बैठक, इसमें तीसरी भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय फोकल पॉइंट बैठक आयोजित की गई है। ठीक है, त्रिपक्षीय सहयोग के 3 स्तंभ हैं, कौन कौन से? आपके समुद्री रक्षा है, सुरक्षा समुद्री है, पर्यावरण सहयोग है, बहुपक्षीय सहभागिता के अंतर्गत हुई प्रगति की समस्या है। ठीक है, इसमें इतना ज़्यादा पूछ नहीं रहा है वो, इसमें कुछ खास नॉलेज नहीं मिल रही है तो वहाँ से पूछ नहीं रहे। तो अब देखते हैं, सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, ये पूछ सकता, ये पक्का पूछेगा। सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के कौन बने? राष्ट्रपति। ठीक है,
माटेमेला सिरिल रामाफोसा इसका पूरा नाम है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण की है। बस इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछता। तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियाँ हैं, प्रिटोरिया, करकारी, ठीक है। यहाँ से भी पूछ सकता है कि दक्षिण अफ्रीका की कितनी राजधानियाँ, तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियाँ, एक तो होता है आपका प्रिटोरिया, करकारी है, ठीक है। अब एक दूसरी है केप टाउन जो विदाई है, और तीसरी है ब्लोमोफेटन नाइका, ठीक है, ये तीसरी है। तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी पड़ती हैं, है ना। फिर आता है नेक्स्ट न्यूज़, देखते हैं। थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को मान्यता दी गई, ठीक है। तो रिसेंटली में अब ये क्वेश्चन पूछता है कि हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो थाईलैंड हो जाएगा। किस कौन हो जाएगा? थाईलैंड। तो थाईलैंड दक्षिण पूर्वी एशिया में समलैंगिक विवाह, ठीक है, को मान्यता देने वाला पहला देश बना है, ठीक है। किसमें? दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला देश बना है थाईलैंड, किसमें? समलैंगिक विवाह को मान्यता देने में, है ना। तो थाईलैंड में नेशनल असेंबली के ऊपर सदन बाई सेनेटर ने विवाह जो समानता विधेयक पारित किया। ताइवान, नेपाल के बाद थाईलैंड। अब देखो, पहला हुआ था ताइवान, दूसरा नेपाल हुआ, और फिर तीसरा आ गया आपका थाईलैंड, ठीक है, जो समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाले एशिया के 3 देश हैं, ठीक। अब ये 3 देशों को दे देगा, या तो तीन देशों को दे देगा, चौथा जो देगा वो अलग से एक देश दे देगा, ठीक है। पर हमें क्या करना है कि हमें उसमें से छांटना है कि किन किन देशों ने समलैंगिक जो विवाह है उसको मंजूरी दी। तो 3 देश हो गए, कौन सा है आपका? ताइवान है, नेपाल है, और तीसरा नंबर आपका थाईलैंड हो गया। तो तीनों ने क्या करा है, आपका जो समलैंगिक है उनको मान्यता दी गई है, ठीक है। बस इतना ही पूछेगा यहाँ से। फिर देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन हुआ, ठीक है। इसलिए 15 से 16 जून 2024 को हुआ स्विट्जरलैंड के, कहाँ पे हुआ? स्विट्जरलैंड के बर्गेन स्टॉक में, है ना। तो यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक। अब इसके हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं कि आपका जो यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन हुआ है वो किस जगह पर हुआ है, ठीक है। तो या तो वो देशों के नाम दे देगा, जैसे स्विट्जरलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, या ब्रिटेन है, ऐसे इस तरह से नाम दे देता, या फिर वो पूछेगा शहर के बारे में, ठीक है। जैसे बर्गेन स्टॉक, है ना, बर्गेन स्टॉक, कोई और रोम है, कोई और आपकी टू कंट्रीज़ के आपके, है ना, नाम दे दे, लेकिन उसमें जैसे स्विट्जरलैंड का बर्गेन स्टॉक है, उसमें यूक्रेन में शांति शिखर सम्मेलन हुआ है। बस इतना याद रखना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। फिर नेक्स्ट है आपका भारत में सऊदी अरब, है ना। अब यहाँ पे भारत में सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात के अंतिम दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। जैसे किसने हस्ताक्षर नहीं किए हैं यूक्रेन के शांति सम्मेलन पर, है ना। तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन भी बन सकता है। तो किसने किए हैं? आपका एक तो भारत ने नहीं कराया, दूसरा सऊदी अरब ने नहीं कराया, ठीक है। सऊदी अरब, UAE अलग है, सऊदी अरब अलग है ना। UAE भी नहीं किया और नहीं सऊदी अरब ने किया। फिर आता है सबसे नीचे अफ्रीका में जाएंगे तो दक्षिण अफ्रीका, उसने भी नहीं किया है, ठीक है। और फिर आता है अंतिम जो हस्ताक्षर होते हैं उन्होंने नहीं करा है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं एक बार फिर से याद करें। पहले तो हो गया भारत ही हो गया, सऊदी अरब हो गया, UAE हो गया, ठीक है। UAE के बाद में दक्षिण अफ्रीका, ठीक। तो ये इन्होंने क्या नहीं करा है? हस्ताक्षर नहीं किए हैं। फिर आता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य, संयुक्त राष्ट्र परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए हैं ना। 5 सदस्यों देशों को चुना गया है। 2 वर्षीय कार्यकाल होता है किसका? सुरक्षा परिषद का, ना। किसका? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। कितने दिन टाइम का? 2 वर्ष का कार्यकाल होता है, के लिए चुने जाते हैं। 1 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा, है ना। देश में जैसे ये देश मोजाम्बिक, जापान, इक्वाडोर, माल्टा, स्विट्जरलैंड की जगह लेंगे। कौन कौन से देश? 5 देश, ठीक है। 5 देश कौन से हैं आपके? एक तो डेनमार्क है, ठीक है, ग्रीस है, पाकिस्तान है, पनामा है, सोमालिया, है ना। ये यूनेस्को के अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए हैं। पहला आपका डेनमार्क डी, ये आपका लिख देते हैं डेनमार्क डी। थोड़ा को पेन चेंज कर लेते हैं, साफ दिख जाएगा। ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र परिषद यूएनएसए अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए हैं, ठीक। P5 आपको पता ही है। सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? ये भी पूछ लगता है। सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में हुई, ठीक है, की गई है। और मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। फिर आता है आपका बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस, है ना। ये क्या है? इसमें बायो फार्मास्यूटिकल अकाउंट में एक जैसे बायो फार्मास्यूटिकल प्रदर्शनी, है ना, बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 के दौरान सैन डिएगो कैलिफोर्निया में आयोजित बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस की उद्घाटन बैठक हुई है, ठीक है। अलायंस की उद्घाटन बैठक में की गई, ठीक। बस थोड़ा सा और यहाँ से देखते हैं। जैसे अमेरिका द्वारा, है ना, अमेरिका द्वारा मिनटमैन 3 ICBM का परीक्षण किया गया, ठीक है।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने हथियार रहित मिडमैन थर्ड अंतर बैलिस्टिक मिसाइल क्या है आपकी मिडमैन है ना, मिनटमैन थर्ड क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर बताना है, ये अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है और ये परीक्षण कैलिफोर्निया के वेडनबर्ग स्पेस बंस में किया गया है, ठीक। तो और इसकी क्या खासियत है, ठीक है। तो ये इतना नहीं पूछेगा, बस इतना ही पूछ सकता है। उसमें पूछेगा कि जो मिनटमैन है ना वो कहाँ के किस देश से रिलेटेड है और क्या चीज़ है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का हथियार है और ये अंतर्राष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक। फिर आता है क्लाउडिया सिनवामम। क्लाउडिया सिनवामम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि मैक्सिको की पहली राष्ट्रपति कौन बनी है, कौन महिला राष्ट्रपति बनी है। तो पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडी सिनबामा, ठीक है। बस इतना रखना है। सिनबाम मतलब कि नवाब है ना, तो नवाब सिनबाम, ठीक है। क्लाउडी सिनबाम को मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। इस पद आसीन होने वाली पहली यहूदी नेता भी हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि क्लाउडी या सिनबाम में मैक्सिको सिनबाम में किस देश की, ठीक है, किस देश की से संबंधित हैं। तो आपका मैक्सिको से संबंधित हैं जो मैक्सिको की राष्ट्रपति बनी है। ये यहाँ से इतना क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये तो मैंने देखा था पर इतना खास मिला नहीं। फिर आता है तंजानिया। यहाँ से बन सकता है कि तंजानिया हिंद महासागर के तट पर स्थित है, एक पूरी अफ्रीकी देश है, ठीक है। इसकी जो राजधानी है डोडोमा सिटी बनी थी। अफ्रीका का सबसे पवित्र जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो है, जिसकी ऊंचाई है 5895 मीटर है ना, तंजानिया में स्थित है। तंजानिया में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी गहरी झील भी मौजूद है। फिर आता है नेक्स्ट, देखते हैं कि दक्षिण कोरिया में, सॉरी थोड़ा सा 1 मिनट के लिए है ना मोबाइल थोड़ा सा हैंग सा कर गया था। फिर देखते हैं दक्षिण कोरिया है ना, दक्षिण कोरिया की पहली अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक है। कौन, तो अभी ये देखो दक्षिण कोरिया की पहली अंतरिक्ष एजेंसी किसके नाम से बनी है, तो ये बनी है आपकी कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, कासा द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो कासा क्या है, दक्षिण कोरिया की स्पेस एजेंसी है, ठीक है, जो पहली है दक्षिण कोरिया की है। अभी ये देखो नूरी रॉकेट मई 2023 में नूरी रॉकेट के प्रक्षेपण के साथ दक्षिण कोरिया स्वदेशी अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान उपग्रह विकास प्रौद्योगिकी रखने वाला 7वां देश बन गया है। कौन, आपका दक्षिण कोरिया। फिर आता है भारत ने कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता ग्रहण की है ना, भारत ने कोलंबो, किस देश ने कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता ग्रहण करी है, तो वो भारत हो जाएगा ना 28 जून 2024 को। इसका जो जिनेवा में स्थायी प्रतिनिधित्व स्तर की बैठक में कोलंबो प्रक्रिया के अध्यक्ष रूप में अपनी पहली बैठक की अध्यक्षता की है, ठीक है। फिर आता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ये आपकी जो चली है ना क्रॉनिकल, ये जून मंथ की है। फिर जून के बाद में जुलाई नहीं लेंगे, हम मई लेंगे, मई जून, और फिर मई के बाद में अप्रैल, फिर मार्च, ऐसे करके ऊपर बढ़ेंगे, क्योंकि सबसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रिसेंटली पूछे जाते हैं, जो हाल ही के महीने में हुए हैं। फिर आता है आपका पुनः प्रायोजित जो प्रक्षेपण यान पुष्पक है ना, तो मतलब कि दोबारा रीयूजेबल जो यान है पुष्पक है ना, पुष्पक कौन है, पुष्पक। इसको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पुनः प्रायोज्य प्रशिक्षण यान RLV पुष्पक का लैंडिंग परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया गया है, ठीक है। बस इतना ही इसमें याद रखना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा। फिर आता है चीन एवं फ्रांस का स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर उपग्रह, ठीक है। चीन और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एरोस्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर उपग्रह जो चीन के स्वेचुन प्रांत में स्थित शिजांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से प्रक्षेपित किया गया है ना। प्राथमिक उद्देश्य क्या है इसका, ब्रह्मांड है ना, उसमें गामा किरणों के विस्फोटों की खोज को करना था, इस पर इतना इसका पर्पज है। फिर देश का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन, ठीक है, क्या है इसका नाम, नागास्त्र 1 है ना। भारतीय थल सेना ने देश के पहले स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र फर्स्ट लाइटर मिशन को अपने बड़े बेड़े में शामिल कर लिया है, ठीक है। बस इतना ही है। जो अभी ये देख लो कि नागास्त्र 1 है ना, मैच पोर्टेबल हथियारबंद ड्रोन प्रणाली है, जिसे उच्च परिशुद्धता के साथ दुश्मन के खतरों को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक। फिर है आपका नेक्स्ट न्यूज़ है नागास्त्र के बारे में, हमने वो पढ़ ली। फिर देखते हैं अत्याधुनिक स्किन बैंक सुविधा क्या है, ठीक है।
इसमें है आपके स्किन बैंक सुविधा, आधुनिक स्किन बैंक सुविधा खोलने की घोषणा की गई है। केंद्र सशस्त्र बलों के कर्मियों और उनके परिवारों को गंभीर रूप से चलने से होने वाली जो चोटों के लिए नवीनतम आधुनिक उपचार प्रदान करेगा यह सशस्त्र सेना। ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट देखते हैं 5G इंटेलिजेंस। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं तो मैंने इस पर आपका मार्क भी नहीं किया है। फिर आता है भारतीय नौसेना का 5वां मिसाइल कम्युनिकेशन बार्ज बनाया गया। ठीक है, और इसको महाराष्ट्र के मीरा भाईंदूर में स्थित वियना मैरिटो पेट्रोल लिमिटेड में मिसाइल कम्युनिकेशन बार्ज का जलावतरण किया गया है। ठीक है, तो ये क्या है आपकी जल में चलने वाला आपका नौसेना का एक मिसाइल वाहक है ना, और इसमें मिसाइल कम्युनिकेशन बार्ज प्रोजेक्ट का 5वां बार्ज है ना। MSMV शिपयार्ड स्कॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड विशाखापट्टनम और गति प्रदान करेगी, क्योंकि इसमें भारतीय नौसेना के जहाज़ों के जेटी के साथ साथ भारी बंदरगाहों पर बसों को गोला बारूद के प्रबंधन में सुविधा होगी। ठीक है, बस इतना ही रखना है। इसमें एकीकृत जनरेटर पूछता नहीं है वो। फिर है आपका उच्च रिजोल्यूशन थर्मल इमेजिंग मिशन क्या है ना, इसका नाम है तृष्णा रिजोल्यूशन उच्च रिजर्वेशन थर्मल इमेजिंग मिशन है ना। इसरो ने उच्च रिजोल्यूशन प्राकृतिक संकटन आंकलन के लिए थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट तृष्णा मिशन का विवरण प्रदान किया गया है। ठीक है, फिर इसमें जैसे आपकी मिशन इसरो फ्रांस के नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज के मध्य एक सहयोगात्मक प्रयास है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे छोड़ा भी नहीं है। पोर्टेबल ऑप्टिकल परमाणु घड़ी, उसको सिर्फ आपके अपने दिमाग पे ब्रेन पे जोर देना है, लेकिन उसकी यूजेबल नहीं है, वो कहीं काम में आएगी नहीं, और ना ही एग्जामिनर वहाँ से पूछता है। ठीक है, और ये जो मैं करा रहा हूँ ना, ये इससे आपका ई क्रॉनिकल के साथ साथ में अदर बुक है ना, वहाँ से भी मैंने डेटा को कलेक्ट किया है, तो ये कंप्लीट रहेगी। आप इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा देखने को। आप एक बार ट्राई करके देख लेना, मिलाना, जब एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद मिलाना और देखना है कि इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन छूटता है, क्योंकि मैंने इधर उधर का कुछ भी नहीं लिखा है, मुझे सिर्फ क्लास लेनी है, क्योंकि मुझे खुद का एग्ज़ाम देना है, तो मैं वही चीज़ों को लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले एक बार निकाल चुका हूँ UPPCS और उसके बाद मैं फिर से दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेंस में नहीं हुआ था, इस वजह से फिर से मुझे दोबारा से देना पड़ रहा है। तो मैं सिलेक्टिव चीज़ें ही लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना दोस्तों। मैं शोध करता हूँ पोर्टेबल ऑप्टिकल परमाणु घड़ी, ठीक है, बनाई है ना, जिसका उपयोग कहाँ होगा, जहाज़ों पर किया जा सकता है। परमाणु घड़ी एक ऐसा उपकरण है जो परमाणुओं के कंपन का उपयोग करके समय बताता है। ठीक है, बस इतना ही इसमें रखना है। और इसमें देखना है जैसे परमाणु दोलकों की जो आवृत्ति बहुत अधिक होती है और वे बहुत अधिक स्थिर होते हैं ना, और इसका GPS सिस्टम, दूरसंचार नेटवर्क और चैनल अनुसंधानों में इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें CGM परमाणु बहुत स्थिर होते हैं। ठीक है, बस इतना इसमें ही रहेगा। भारी धातुओं प्रदूषक संदूषणों को हटाने के लिए नई उपचार प्रक्रिया है ना। भारतीय विज्ञान संस्थान के सेंटर फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने भूजल में आर्सेनिक जैसे भारी प्रदूषणों को हटाने के लिए नई उपचार प्रक्रिया विकसित की है, जिसमें भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा यह जानकारी 11 जून 2024 को दी गई है। बस इतना ही है, इसमें थोड़ी सी न्यूज़ थी, उसको देख लिया। जैसे अब यहाँ पर ये हो जाएगी आपकी इम्पोर्टेंट, जैसे रुद्रा M11 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है। जैसे आपका रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने उड़ीसा के तट पर रुद्रम 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। ठीक है, और भारतीय वायुसेना के प्लेटफॉर्म से हवा से सतह में मार कर सकती है। कहाँ पर प्लेटफॉर्म से आपका जो सुखोई MK1 है ना, वो उसमें लोड करके इसके प्लेटफॉर्म से हवा से सतह में मार करने में सक्षम है। बस इतना ही इसमें रखना है। फिर आता है अग्निवार्ड क्या है, अग्निवार्ड सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है। ठीक है, इसको भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकृत कॉस्मोस ने सिंगल पीस प्रिंटेड 3D प्रिंटेड इंजन वाला विश्व का पहला रॉकेट अग्निवार्ड को लॉन्च कर लिया है ना। अग्निवार्ड क्या है, 3D प्रिंटेड इंजन है। ठीक है, बस इतना याद रखना है। टेक्नोलॉजी है सबसे ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया, ये भी आपकी उसी में है। फिर आता है अग्निवार्ड सॉफ्टवेयर क्या, अग्निकुल द्वारा स्थापित धनुष नामक एक निजी लॉन्च पैड से भारत का पहला प्रक्षेपण किया गया है। ठीक,
फिर यहाँ पे इतना है नहीं। अब आता है आपका पर्यावरण के बारे में देखते हैं। जैसे डाइटम की एक नई प्रजाति क्या खोजी गई है, डाइटम की एक नई प्रजाति खोजी है, इंडिकोनेमा इसका नाम है ना। और इसका जो पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला के पृथ्वी से जल में डाइटम की एक नई खोज मिली है। बस इतना याद रखना, डाइटम की खोज मिली है। इसका नाम क्या रखा हुआ है, इंडिकोनेमा है। और पूर्वी घाट से भी इसके साक्ष्य मिले हैं। जबकि यहाँ कन्फ्यूजन कर सकता है, पूर्वी घाट की जगह पश्चिम लिख सकता है, लेकिन हमें कहाँ पर याद रखना है, पूर्वी घाट होगा। ठीक है, सीमित विवरण के कारण इस प्रजाति का नाम इंडिकोनेमा रखा गया है ना। और बैसिलियोफाइटा से संघ से संबंधित है। सूक्ष्म शैवाल है, बैसिलियोफाइटा उस संघ से संबंधित है। ठीक है, शैवाल का एक प्रमुख समूह क्या है, फाइटोप्लैंटन के समूह सामान्य रूप से एक है। फिर आता है आपका डाइटम जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में रहता है ना। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का प्राथमिक उत्पादक भी है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से विश्व में ऑक्सीजन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के उत्पादन के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है ना। अब आता है डाइटम ताजे और समुद्री जल सहित लगभग हर जलीय वातावरण में पाए जाते हैं। फिर आता आपका गांधी सागर अभ्यारण्य में चीतों का स्थानांतरण किया गया। ठीक है, यह स्थानांतरण प्रोजेक्ट चीता के तहत किया गया, जिसे वर्ष 2022 में लॉन्च किया गया है ना। और फिर इसमें देख रहे हैं जैसे प्रोजेक्ट चीता के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका में पूनो नेशनल पार्क 20 चीतों के पहले स्लॉट लाए गए थे है ना। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सीमा पर 368.62 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इतना याद रखना। चंबल नदी इस अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। तो चंबल नदी गांधी सागर बांध से होकर निकलती है, वन्यजीव अभ्यारण्य से निकलती है कौन सी नदी, चंबल नदी। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में सवाना पारिस्थितिकी तंत्र है, जैसे शुष्क पर्णपाती और झाड़ियों के बीच खुले घास के मैदान है ना। सरपेल की एक नई प्रजाति खोज की है, जिसको ऑफिचरतस सुरोई नाम दिया गया है ना। उड़ीसा के विभिन्न नदी पारिस्थितिकी तंत्रों में सरपेल की एक नई प्रजाति की खोज हुई है। अब आता है भारत का पहला निजी बायोस्फीयर है ना। कहाँ पे लगा है, उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व में भारत का पहला निजी बायोस्फीयर बनाया गया, जिसे राजाजी घाटी बायोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैं इतना ही याद रखना है। बायोफ्लूमिनेसेंट कवक क्या है ना। केरल के कासकोंडा में बाथोलुमिनेसेंट कवक की एक दुर्लभ प्रजाति की खोज की है, जिस वैज्ञानिक का नाम क्या है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या नाम, बोलेटस मैनीपुरलिम। ठीक है, इसका नाम रखा है। शानदार द्वारा प्रकाश उड़ीसा करते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही है। और हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे सभी इंडेक्स होंगे, जिसमें 2023 का भी और 24 का, और टोटल इंपॉर्टेंट है। फालतू इधर उधर से हमने कुछ भी नहीं रखा, क्योंकि मुझे खुद पढ़ना है भाई अपने लिए। तो इस वजह से मैंने यहाँ से सिलेक्टिव चीज़ों को अपनी नोटबुक में लिखे हैं, और जो नहीं लिखे हैं उनको मैंने आपको PDF प्रोवाइड करा दिया। जिसको भी PDF चाहिए वो मुझे कमेंट में एक बार लिख के बता दे, और मैं उसको PDF उसके व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर सेंड कर दूँगा। ठीक है, तो इस वाले वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब करते रहना दोस्तों, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है हर क्वेश्चन को पढ़ना, फिर उसको लिख के फिर उसको आपका वीडियो में लगाना। ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।